राजाराम जी समाज के वरिष्ठ आदमी हैं और जब उनको इस प्रकार की जो भाषा है उनको शोभा नहीं देती। राजाराम जी की जो पृष्ठभूमि है वो पूरा प्रदेश जानता है कि वो किस पृष्ठभूमि से आते हैं। भूमाफिया शराब तस्करी करके उन्होंने अपना बिजनेस का एम्पायर खड़ा किया। इस उम्र के पड़ाव में उनकी ये भाषा है तो उनके लगता है कि मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं, उनको इलाज की जरूरत है और समय पे वो इलाज लें और रेस्ट करें। बेनीवाल जी वर्सेज कांग्रेस बीजेपी की भाजपा की सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। मुस्लिम समाज की एक अग्रणीय भूमिका रही जीत के अंदर। टोंक रोड पे तेजाजी के मंदिर की मूर्तियां तोड़ी थी। कहाँ थे राजाराम जी? जाट समाज के आराध्य देव थे तेजाजी महाराज। चुनाव सरकार को कराने की जिम्मेदारी है, अब नहीं कराएं तो ये नहीं चाहते हैं कि गांव ढाणी का विकास हो। को कोई परवाह नहीं है गांव ढाणी की, मंत्रियों की चलती नहीं है। भजनलाल जी को खुद को पहली बार जब सरपंच ही हार गए, वो सीधे मुख्यमंत्री बन गए तो उनको समझ नहीं आ रहा राजस्थान में तो वो आदमी आपको पता सरकार चलाएगा तो क्या होगा प्रदेश का हाल। राजस्थान के अंदर दूसरी जो भी थर्ड फ्रंट है, जैसे राजकुमार जी रोहत हैं, बीटीपी जो है, ये नेता नहीं थे, ना नेता इनके परिवार में कोई थे। हनुमान बेनीवाल जी ने इनको नेता बनाया दूसरी पार्टियां ज्वाइन करके और इन्होंने जो है बाजी मारी। राजस्थान में आरएलपी हमेशा से सुर्खियों में रहती है, लेकिन फिलहाल सुर्खियों की वजह राजाराम मील वर्सेज हनुमान बेनीवाल है। नागौर सांसद अपने बयानों को लेकर के काफ़ी तल्ख हैं, उनके तेवर काफ़ी तीखे हैं। उधर राजाराम मील भी दूसरी ओर से लगातार जो है जवाबी बयानबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा पंचायत चुनाव भी सर पर हैं। पंचायत चुनाव को लेकर के आरएलपी की क्या रणनीति है, आरएलपी क्या सोच रख रही है, किसानों के मुद्दों पर और 2028 के चुनाव तक क्या स्थिति पार्टी की रहेगी, इन सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रवण जी हमारे साथ हैं। भाई साहब नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार। एक बड़ा जो अभी सोशल मीडिया पे जो सुर्खियों में है वो राजाराम जी जो जाट सभा के महासभा के अध्यक्ष हैं उनको लेकर के है। काफ़ी बयानबाजियां उनकी ओर से हो रही है। शुरुआत वहाँ से हुई अंतर्जातीय विवाह में जो इस प्रकार की बयानबाजी सांसद जी ने की और उसके बाद उनका प्रत्युत्तर आया। इस तमाम जो ये विवाद है इस पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, ये विवाद है, ये बिना बात का विवाद है। राजाराम जी समाज के वरिष्ठ आदमी हैं और जब उनको इस प्रकार की जो भाषा है उनको शोभा नहीं देती, जो उनकी भाषा की शैली है वो कहीं न कहीं लगता है कि वो किस प्रकार के विचार रखते हैं वो। और राजाराम जी की जो पृष्ठभूमि है वो पूरा प्रदेश जानता है कि वो किस पृष्ठभूमि से आते हैं, उन्होंने समाज के लिए क्या किया। आज तक उन्होंने समाज के लिए कुछ किया नहीं। उनकी पृष्ठभूमि हमेशा से रही है कि उन्होंने शराब तस्करी से काम शुरू किया था। भूमाफिया शराब तस्करी करके उन्होंने अपना बिजनेस का एम्पायर खड़ा किया। ये अच्छी बात है, लेकिन बात ये है कि कम से कम आप इस उम्र के पड़ाव में भाषा आपकी ऐसी होनी चाहिए। जब आप अपना आप को कहते हो कि मैं राजस्थान जाट महासभा का अध्यक्ष हूँ, तो क्या अध्यक्ष की भाषा ऐसी होनी चाहिए किसी एक नेता के? नेता वो जिस नेता को पूरा देश और प्रदेश पसंद करता है, जवान किसान 36 कौम के लोग जिनकी आवाज़ बन के सड़क से लेकर सदन तक हमेशा से बेबाक तरीके से आवाज़ उठाता हो, उस नेता के लिए अमर्यादित भाषा हमें कतई स्वीकार्य नहीं है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ऐसे लोगों का पुरजोर तरीके से विरोध करती है, क्योंकि हमारे समाज के अंदर सभ्य लोगों की जगह है, चाहे किसी जाति धर्म वर्ग से आता हो, लेकिन उसकी भाषा इतनी सभ्य होनी चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि कहीं न कहीं मेरे को लग रहा है इस उम्र के पड़ाव में उनकी ये भाषा है तो उनके लगता है कि मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं, उनको इलाज की ज़रूरत है और समय पे वो इलाज लें और रेस्ट करें। क्योंकि समाज के युवा है वो नहीं चाहते कि हमारा समाज का आदमी ऐसी भाषा शैली अपनाए हमारे नेता के लिए। एक दूसरा सवाल जो है उन्होंने उठाया था कि अंतर्जातीय विवाह को लेकर के कि राजाराम जी मील के परिवार से 4-5 विवाह जो है अंतर्जातीय विवाह। जब हम उनके पास गए और हमने उनसे बातचीत की कि इस प्रकार का आरोप आपके ऊपर लगा, तो उन्होंने कहा कि मैं अंतर्जातीय विवाह का समर्थन करता हूं, लेकिन बेनीवाल साहब ने इसका विरोध किया। इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? देखिए, नेताजी हमेशा कहते हैं कि सबसे पहले गांव समाज ढाणी का विकास हो, शिक्षा में आगे जाए, हमारे बच्चियां पढ़े, देश में नाम रोशन करें और
ये सब विवाह वगैरह ये सब की अपनी पर्सनल जिंदगी है। मैं नहीं चाहता किसी की पर्सनल जिंदगी में जाना, ना मैं बोलने का अधिकार रखता हूं। मैं इतना ही कहूंगा कि हमें समाज के उत्थान के लिए अब जब जिस समाज में जन्मे हैं तो सहयोग करना चाहिए, और उस समाज के लोग आगे कैसे बढ़े, कैसे सामाजिक समरसता और एकजुटता के साथ भला हो हमारे समाज का। समाज के साथ साथ 36 कौम के लोगों को हम साथ लेके चलने की विचारधारा रखते हैं। हमारा एजेंडा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का टोल मुक्त राजस्थान, फ्री बिजली, हर हाथ रोजगार, हर खेत पानी और युवाओं को रोजगार, इसको लेके हमने 2018 में पार्टी का गठन किया। हम इसी विचारधारा के साथ जो झंडा देने का काम हनुमान बेनीवाल जी ने किया है, और हम मजबूती से पूरे राजस्थान के अंदर जो है इस विचारधारा को आगे गांव ढाणी तक पहुंचा रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि अननेसेसरी किसी चीज को लेके कोई कंट्रोवर्शियल बात हो, लेकिन अब राजाराम जी की जो भाषा है वो भाषा कहीं न कहीं अच्छी नहीं है। उस भाषा को लेके जो बातें हुई है, उनकी जो उन्होंने जो टिप्पणियां की वो उनको शोभा नहीं देता। पिछले दिनों एक पारिवारिक कार्यक्रम में सांसद जी ने बयान दिया था कि जाट समाज से लेकर के उनको शिकायतें थी कि उनका वोट जो है उनको नहीं मिले। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे मुस्लिमों के वोट मिले, इस वजह से मैं वहां से जीत पाया चुनाव। तो आपको क्या लगता है कि कुछ पार्टी की रणनीति में कमी है या उनकी नाराजगी है समाज से, कुछ इस प्रकार की बातचीत है? देखिए, समाज से नाराजगी नहीं है, समाज समय समय पर सहयोग भी कर रहा है, लेकिन वोटों की राजनीति में क्या होता है कि कहीं न कहीं लोकसभा क्षेत्र इतना बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, 6,62,000 मतदाता है, और उसके अंदर भौगोलिक परिस्थिति नागौर की इतनी है कि वो इधर जयपुर से लेके उधर लुआउट, ओसियां, भोपालगढ़ और पूरा लंबा एरिया है। तो इस भौगोलिक स्थिति के साथ साथ जिस अनुसार, क्योंकि ये चुनाव जो पिछला हुआ था हनुमान बेनीवाल जी वर्सेज कांग्रेस बीजेपी की, और भाजपा की सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, तो उन ताकतों के खिलाफ जो है कहीं न कहीं धरातल पे कुछ लोगों को बरगलाया होगा, और मुस्लिम समुदाय ने भरपूर वोट दिए, पूरा सहयोग किया। मुस्लिम समुदाय के साथ साथ 36 कौम के लोगों ने सहयोग किया, लेकिन मुस्लिम समाज की एक अग्रणीय भूमिका रही जीत के अंदर। अभी एक बयान कल आया है उनका कि मिर्जा परिवार जिस प्रकार से साथ नहीं मिला है मिर्जा परिवार का, या मिर्जा परिवार जिस प्रकार से बीजेपी में चला गया है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? अगर मिर्जाओं का सहयोग आपको मिलता है तो क्या पार्टी मजबूत होगी? देखिए, हम तो चाहते हैं हर किसी पर्सन का सहयोग, हर राजनीतिक का सहयोग मिले, और जो इस विचारधारा को अपनाना चाहता है उसका स्वागत है। हम चाहते हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में कांग्रेस बीजेपी से जो पीड़ित है, वो पीड़ित नेता, राजनेता और युवा नेता वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में आए, और उनका भविष्य निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में उज्जवल है। हम चाहते हैं कि वो आए। कहीं न कहीं मिर्जा परिवार के साथ जो है भाजपा ने जो किया है वो सबको पता है कि किस प्रकार से उनके साथ हुआ है और जो हो रहा है। और उन्होंने क्या है कि राजनीति में क्या होता है कि एक आपको एक मजबूत और एक ठोस जगह पे रहना चाहिए। कभी भाजपा कभी कांग्रेस ऐसे लोग पसंद नहीं करते हैं। लोगों को क्या है कि ऐसा लड़ाका चाहिए जो पीड़ित शोषित की आवाज उठा सके सड़क से लेके सदन तक, और मजबूती से पैरवी करे, और उसकी विचारधारा इतनी ठोस हो, क्योंकि वो अपनी जगह पे ठोस विचारधारा लेके किसान जवान के हक अधिकारों की लड़ाई लड़े, तो जवान किसान और 36 कौम के लोग उसके साथ हो लेते हैं। और नेताजी यही कर रहे हैं। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपोजिशन की भूमिका राजस्थान में निभा रही है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे पेपर माफिया के खिलाफ आंदोलन हो, चाहे बजरी माफिया के खिलाफ हो, चाहे भू माफिया के खिलाफ हो। जहां जहां कोई पीड़ित शोषित की आवाज उठाने का काम किया है, तो इस राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हम लोगों ने और हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में हमने मजबूती से आंदोलन लड़े। आपने देखा होगा 127 दिनों तक हमने शहीद स्मारक पे लड़ाई लड़ी। तो लोग बात धर्म की भी करते हैं, तो धर्म की बात करने वालों से मैं कहूंगा, ये राजाराम जी की आप बात कर रहे हो, तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि वो जाट समाज के ठेकेदार थे, तो टोंक रोड पे तेजाजी के मंदिर की मूर्तियां तोड़ी थी। कहां थे राजाराम जी? मैं पूछना, मैंने लाठी खाई, मैं जेल गया, हनुमान बेनीवाल जी ने हमें छुड़वाया, तो कहां थे राजाराम जी? जाट समाज के आराध्य देव थे तेजाजी महाराज। राजधानी के अंदर मूर्तियां टूट गई, आप अपने घर पे हनुमान नगर में सो रहे थे, क्यों नहीं आए आप लाठी खाने? जब आप कहते हो कि मैं समाज का ठेकेदार हूं, तो समाज के आराध्य देव की मूर्तियां टूटी, मंदिर तोड़े गए, लेकिन आप नहीं आए। हमें याद है कि होटल हवेली जब आपकी टूट रही थी, उस टाइम भी हम लाठियां खाने के लिए हम ही लोग थे। इसलिए ऐसे लोगों के बयानबाजी का कोई वजूद नहीं है।
ना इनका सामाजिक वजूद है, ना इन्होंने समाज के लिए कभी भला किया। समाज के बच्चों को कभी कॉपी किताब दिलाने से लेके एक धर्मशाला का एक कमरा तक इन्होंने नहीं बनवाया। ये झूठे प्रोपोगंडा फैला रहे हैं, ये सरकारों से मैनेज है, मानसिक संतुलन खो गए। अब ये इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैं वसुंधरा जी का जेठ लगता हूं। किस एंगल से वो वसुंधरा जी के जेठ हैं, आप बताओ? कुछ भी बोले जा रहे। तो ये इनके ऐसे लोगों का समाज में कोई वजूद नहीं है। एक बड़ा सवाल पंचायत चुनाव को लेकर के भी है। सरकार जो है बार बार डेट आगे बढ़ा रही है। उधर हाईकोर्ट का आदेश है कि चुनाव समय पर हो, चुनाव आयोग पत्र लिख चुका है कि अवमानना की कार्रवाई हो सकती है, लेकिन सरकार ओबीसी आरक्षण को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रही है, आयोग की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, आयोग ही सरकार का है और सरकार आज की तारीख में पूरी तरह से पूरे राजस्थान के अंदर हार रही है। सरकार का कहीं बोर्ड नहीं बन रहा है, कोई प्रधान पंचायत समिति सदस्य जीतने की स्थिति में नहीं है। इसलिए सरकार ने चुनाव को ठंडे बस्ते में डालने के लिए ओबीसी आयोग को सौंप दिया। और ओबीसी आयोग सरकारों का ही होता है, चुनाव सरकार को कराने की जिम्मेदारी है। अब नहीं कराएं तो ये नहीं चाहते हैं कि गांव ढाणी का विकास हो, क्योंकि जो विकास की सीटी है वो पंचायत और ग्राम पंचायत से होके जाती है और इनको कोई परवाह नहीं है गांव ढाणी की। गांव ढाणी के अंदर आज हालात ये है, गर्मी आ गई, पीने का पानी 1000 रुपए टैंकर दे के 1000 रुपए टैंकर डलवा रहे हैं। चलने के लिए सड़क नहीं है, स्कूलों के भवन गिर रहे हैं, पंखे गिर रहे हैं, तो हालात खराब है। आए दिन क्राइम, आए दिन गोली कांड हो रहे हैं। राजस्थान की स्थिति बहुत खराब है। ब्यूरोक्रेट्स अलग समांतर सरकार चला रहे हैं, मंत्रियों की चलती नहीं है। भजनलाल जी को खुद को पहली बार जब सरपंच ही हार गए, वो सीधे मुख्यमंत्री बन गए, तो उनको समझ नहीं आ रहा राजस्थान में। वो तो जब फोन लगाना होता है जेडीए को तो लगाते हैं आबकारी को, तो वो आदमी आपको पता सरकार चलाएगा तो क्या होगा प्रदेश का हाल। एक सवाल और है, जिस प्रकार से सांसद जी ने बात की कि मैं 2028 तक देख रहा हूं और उसके बाद मैं अपनी पार्टी की रणनीति और रणनीति तय करूंगा। आप 2028 में क्या उम्मीदें लगा करके बैठे हैं? 30 विधानसभा सीटों पर जाटों का प्रभाव है राजस्थान के अंदर, वो भी पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें तो आपकी पार्टी क्या रणनीति है कि उन सीटों पर compete करने की है या किसी के साथ, जैसे कांग्रेस के साथ गठबंधन आपने किया, उसको लेकर के चलने की है? क्या आपकी क्या रणनीति? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व तय करता है, लेकिन नेताजी की विचारधारा है थर्ड फ्रंट। राजस्थान के अंदर दूसरी जो भी थर्ड फ्रंट है, जैसे राजकुमार जी रोहत हैं, बीटीपी जो है, थर्ड फ्रंट मिलकर राजस्थान के अंदर चुनाव मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। 36 कौम के लोगों का सहयोग है। और मैं आपको बताऊं कि आरएलपी का जो है 110 से ज्यादा विधानसभाओं पर डायरेक्ट प्रभाव है मजबूती से। आपने देखा होगा पिछला चुनाव हमने जो लड़ा था, सरदार शहर का लड़ा, चाहे आपने देखा उदयपुर का लड़ा जो चित्तौड़गढ़, वहां 50-49 हजार 60 हजार वोट हमने आरएलपी ने लिए हैं। तो आरएलपी का प्रभाव हाड़ौती में भी है, मेवाड़ में भी है, मारवाड़ में भी है और शेखावटी के अंदर भी है। आप बात करोगे अलवर भरतपुर की, तो वहां पे भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का वोट बैंक है। पिछली बार हमने अलवर के अंदर पंचायत के चुनाव लड़ाए, हम अच्छी फाइट में आए। हमारे जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य मीणा गुजर और अदर समुदाय के लोगों ने भी चुनाव लड़ा। इस पार्टी के अंदर 36 कौम के लोग जो है पिछला पंचायत चुनाव लड़ा। 2028 है, बिना राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राजस्थान में सरकार नहीं बनेगी। अच्छा, एक बड़ी दिक्कत ये थी कि भीतरगात जो है पार्टी के अंदर, वो एक बड़ी समस्या है। आपकी पार्टी छोटी है, संगठन उस प्रकार से है, तो जो लोग पार्टी से जुड़े हैं, जैसे उमेदराम जी बेनीवाल हैं या आपके खिंवसर एमएलए डांगा जी हैं, जिस प्रकार से ये दूसरी पार्टियों में गए, इसको लेकर के आप क्या है? क्योंकि नाम तो इन्होंने आपकी पार्टी के साथ बनाया, लेकिन बाद में वो दूसरी तरफ चले गए। देखिए, ये नेता नहीं थे, ना नेता इनके परिवार में कोई थे। ये हनुमान बेनीवाल जी के साथ आए और हनुमान बेनीवाल जी ने इनको नेता बनाया। हनुमान बेनीवाल जी ने साथ रखा, इनको सिंबल दिया, चुनाव लड़ाया, मजबूती प्रदान की। ये अति महत्वाकांक्षी लोग थे, दूसरी पार्टियों के संपर्क में आके और दूसरी पार्टियां ज्वाइन करके और इन्होंने जो है बाजी मारी। लेकिन क्या नेतागिरी में क्या एक बार जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। राजनीति को लंबा चलना बड़ी बात है। तो पता चल जाएगा आने वाले समय में। दूसरे आना जाना तो हर पार्टी में रहता है, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जिन लोगों को मजबूती प्रदान की है नेताजी ने, वो लोग छोड़ के गए हैं। और जो मजबूत हैं और जो इस विचारधारा से बिल्कुल नेताजी के साथ है, वो आज भी पार्टी के अंदर है, आगे भी पार्टी में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सरवण जी। राम राम जी। ये थे आरएलपी के वरिष्ठ नेता सरवण जी, जिन्होंने विस्तार से पार्टी की नीति, रीत
और राजा राम मील के द्वारा जो आरोप लगाए गए या पार्टी के ऊपर जिस प्रकार की चीजें हुई, जो प्रदर्शन हुआ और पंचायत चुनाव में पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, इसको लेकर के तमाम बातें हमारे सामने रखी है। आप लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। कैमरामैन लक्ष्मी नारायण के साथ राकेश चौधरी, भारत अवतार।